सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा पॉलिटिकल लूसेंट की ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सीरीज चल रही है। आज उसी सीरीज को फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आज हम देखेंगे सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं और उनको जानेंगे। और ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में है। मीन्स कि भले से आपको हिंदी में क्वेश्चन दिखेंगे, बट मैं इंग्लिश में भी बताता हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि एक्चुअल में मेरा खुद का भी इंग्लिश मीडियम रहा है आज तक। तो इसलिए कोई भी आपको इशू नहीं होने वाला है। और मैं इसमें कोशिश करूंगा कि जैसे ये नागरिकता वाले जितने भी मतलब आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, कितने 26 क्वेश्चन हैं, तो ये कवर हो जाएं। और इसके अलावा भी मतलब जैसे ये मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स कितने हो जाएंगे, इस पे क्वेश्चन काफी ज्यादा है। मतलब ट्राई करूंगा कि 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो जाए। अगर 100 नहीं होते हैं तो मिनिमम 80 के आसपास तक हो जाए, बाकी जो है वो देखा जाएगा। चलिए ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि सिटीजनशिप से रिलेटेड है। वो क्या है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। नागरिकता से ये देखो, मैं पहले ही बता दूं कि जो क्वेश्चन आपके टिप्स पे रटे होने चाहिए उनका मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा। तो जैसे उसने बोल दिया कि सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल किस किस में होते हैं, तो आर्टिकल 5 से 11 के बीच में होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन की भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, यानी कि कौन सी हमारे यहाँ सिटीजनशिप है। ऑब्वियसली बात है, सिंगल सिटीजनशिप है, ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है जैसे यूएस में होती है। ये उंगलियों पर रटा होना चाहिए आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। एकदम सो सिंपल क्वेश्चन, आर्टिकल 11 के अंदर में उसको नागरिकता के संबंध में कोई भी लॉ बनाने का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया किसको, पार्लियामेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। क्या इसका आंसर है डी, यानी कि भारतीय बैंक में धन जमा करके। ऐसा कोई सिटीजन ले लेगा भाई? ऐसा तो कोई भी किसी की कंट्री की सिटीजन ले सकता है ना, हमारे इंडिया में तो तमाम भर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका क्या है। तो माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुषों से विवाह करने पर, विदेशी से मित्रता करने पर। तो फिफ्थ वाला क्या है, सी ऑप्शन, यानी कि विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। ये एक तरीका है जिसके द्वारा देशीयकरण द्वारा नागरिकता ली जा सकती है। ओके। नेक्स्ट है कि नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है। राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, या उच्च जाति की सदस्यता। ओ सॉरी, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है, दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं इसको। राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता, या किसी धर्म का समर्थन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है ए, यानी कि राज्य की सदस्यता। पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। 6, 8, 9, 11। तो ये जो है 6 में है, इसका सीधा ही आपको पता होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिकता के लोप होने नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। परिवार से बिछड़ जाने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। एट्थ का है बी, यानी कि देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। नाइन्थ क्वेश्चन की एक व्यक्ति नागरिकता के आधार कैसे खो सकता है। एक कारण हो सकता है, तो ये ऑप्शन से ही करा जाएगा कि एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्य का प्रदर्शन नहीं करता है, एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। तो इसका आंसर बताइए। मेरी आई होप आवाज तो आ रही होगी आप लोगों को, नहीं आए तो मेरे को बता दिया करना। तो नाइन्थ वाले क्वेश्चन का आंसर है बी, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। 10th क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। अधिक अधिवास, वंशागम, पंजीकरण, संपत्ति स्वामित्व। तो 10th का आंसर है डी, यानी कि संपत्ति स्वामित्व। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, उपयुक्त सभी। तो जो 11th क्वेश्चन है उसका आंसर है डी, यानी कि
ये जो है सारे यानी कि जन्म के थ्रू भी लिए जा सकता है नागरिकता। वंशानुक्रम यानी किनशिप, देशीयकरण यानी कि किसी में मिला विलय वगैरह कर देते, मिला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? संविधान के भाग 2 में। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप इजीली भी दे सकते हो, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सेकंड ऑप्शन 1955 के नागरिकता कानून में, संविधान की प्रथम अनुसूची में, संसद के विधि अधिनियमों में। तो इसका आंसर है बी, यानी कि 1955 के नागरिकता कानून में। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है, यानी कि उसको टर्मिनेट किया, उसके सिटीजनशिप को टर्मिनेट करा जा सकता है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं इसमें सही स्टेटमेंट ही बता देता हूँ। तो इसका ऑप्शन सी है 134, यानी कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, यानी कि अपनी इच्छा से कोई दूसरे देश की नागरिकता ले ले, या तो यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त की गई या उससे कोई फेक डॉक्यूमेंट दिखाकर सिटीजनशिप ली है, यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी देश राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लुप्त पाया जाता है, यानी कि अगर कोई वॉर चल रहा है इंडिया का किसी कंट्री के साथ और वो कंट्री की हेल्प कर रहा है जो हमारी एनिमी कंट्री है, तो उसकी सिटीजनशिप रद्द कर दी जाएगी, करी जा सकती है। मीन्स नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार ए ऑप्शन, किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। बी ऑप्शन, भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला। सी ऑप्शन, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, या उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन है सी, यानी कि भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। 1992 के अनुसार है ये सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट जो था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है, यानी कि अगर आप आउट ऑफ इंडिया कितने सालों तक रहेंगे जो कि आपकी सिटीजनशिप रद्द हो जाएगी? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष। तो इसका जो आंसर है वो है सी, यानी कि 7 वर्ष। ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो इसका मैं सीधा आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है सी, यानी कि 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है। निम्न में से किसी स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? निर्वाचन के दौरान, आपातकालीन के दौरान, युद्ध के दौरान, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए, यानी कि ये एक्ट कब लागू हुआ सिटीजनशिप वाला? तो ये हुआ था 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है, जो किसी और सिटीजन्स को नहीं है? तो 20 वाले क्वेश्चन का आंसर है, आप पहले ऑप्शन पर बता देता हूँ। कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो है डी, यानी कि उपयुक्त सभी। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 1950, 52, 55, 60। तो इसका आंसर है सी, यानी कि 1955। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, फ्रांस से। सो 22 वाले का जो आंसर है वो है क्या? ए, यानी कि इंग्लैंड से, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप हमने इंग्लैंड से लिया ना। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्षता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो 23 वाले का आंसर है ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, यानी कि डुअल सिटीजनशिप कौन सी कंट्री में है? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया
या संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। तो ऑब्वियसली बात है इसका लास्ट ऑप्शन ही है, यानी कि यूएसए के अंदर है डुअल सिटीजन, मतलब डुअल सिटीजनशिप, वहां पे सिंगल सिटीजनशिप नहीं है। नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, अनुवांशिक द्वारा, पंजीयन द्वारा, अनुरोध द्वारा। यानी कि बर्थ के थ्रू, या किनशिप यानी कि कोई आपके परिवार वाले रह रहे हो, या रजिस्ट्रेशन के थ्रू, या आपने किसी से गुजारिश वगैरह की हो। तो इसका आंसर है बी, यानी कि 1 2 3 4 वाला थोड़ी कि आप किसी से गुजारिश करके सिटीजनशिप ले सकते हैं। 26 क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और विधान सभाएं। तो इसका ऑप्शन है सी, यानी कि पार्लियामेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मूल अधिकार। मूल अधिकार का मतलब कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अब ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है वो है मौलिक अधिकार संविधान में किस भाग में वर्णित है? सीधा पता होना चाहिए, पार्ट 3 में है। इनके लिए ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है ना। और जहां तक है इन सारे अधिकतर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन के बिना ही आंसर मैं बताऊं तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये टिप्स पे आंसर होने चाहिए। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है, ऑब्वियसली बात है फंडामेंटल राइट से। सीधा आगे है मूल अधिकारों से ना हिंदी में। थर्ड क्वेश्चन, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब मूल अधिकारों को यानी कि फंडामेंटल राइट को सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल किस कंट्री में माना गया था? तो ऑब्वियसली बात है थर्ड का बी ऑप्शन होगा, यानी कि यूएसए में माना गया था, वहीं से तो लिए हमने। फोर्थ, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन सीधा आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 है। ओके। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? पार्ट 3, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, जो भी आप बोलना चाहें। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, सरलता से संगनीय नहीं है, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेयी अधिकार है। तो सिक्स वाले का आंसर है डी, यानी कि मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेयी अधिकार हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? यानी कि वो है डी, यानी कि 24। ये तो सीधा पता होना चाहिए, 24 आर्टिकल्स हैं। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? स्टार्टिंग में कितने फंडामेंटल राइट्स थे? तो वो स्टार्टिंग में कितने थे? 7। ठीक है, बाद में एक हटा दिए थे। चलो ठीक है, पता होगा, ये तो बहुत बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, या 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए थे। तो 10th का आंसर है ए, यानी कि मूल संविधान का हिस्सा थे, यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट थे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। अरे कौन सा क्वेश्चन था, मूल, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? डीपीएसपी, प्रियम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट। तो ऑब्वियसली बात है किसको बदला जा सकता है? डी, वो संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसके पास है? ऑब्वियसली बात है किसके पास होगा? दो लोगों के पास है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? यानी कि उनको सस्पेंड एक तरीके से कौन कर सकता है? सस्पेंशन। तो इसका सी, यानी कि राष्ट्रपति। ये इनके ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं, क्योंकि ये टिप्स में आंसर होंगे आपकी। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में प्रदान किया जाता है। कुल मिला के बताना कौन सुनता है मौलिक अधिकारों से रिलेटेड चीजों को, यानी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड चीजों को। तो ऑब्वियसली बात है कौन? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। हम चाहते हैं ना आर्टिकल 32 का यूज करके रिट जुरिस्डिक्शन, देयर आर मैनी रिट जुरिस्डिक्शन जस्ट लाइक क्यू वारंटो, मेंडामस वगैरह, ये सब चलो उनको भी डिटेल में जानेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा करा जा सकता है भाई साहब? संशोधन बताइए। सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट द्वारा। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है, तो इसका आंसर है बी, यानी कि इनको निलंबित किया जा सकता है। करते हैं ना इमरजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट, है कि नहीं, आर्टिकल 2021 ये सस्पेंड हो जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का प्रवर्तन, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो इसका आंसर है सी, यानी कि मूल अधिकार का परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 18 की भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, यानी कि कौन बचाता है, एक तरीके से उसका पालक कौन है, जो कि उनको सिक्योरिटी कुछ भी समझ सकते हो, जो कि आपको देखनी है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी, न्यायपालिका, जुडिशरी। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन देता है? कौन देगा उनके निलंबन का आदेश, यानी कि सस्पेंशन का आदेश जो देगा वो कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? बार बार रिपीटिशन पे वही क्वेश्चन, क्या आएगा इसका आंसर? संसद, पार्लियामेंट को है। मौलिक अधिकारों का अ, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका एक उद्देश्य क्या है? समाज के समाजवादी ढांचों को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो इसका आंसर है वी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। 22, मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को, संसद को, केवल उच्चतम न्यायालय को, उच्चतम व उच्च न्यायालय को। तो इसका आंसर ऑब्वियसली बात है, इजी है। क्या? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दोनों का। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है सर्वोच्च न्यायालय, पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। 23 का डी, राष्ट्रपति। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न व्यक्तियों पर विचार कीजिए। और नीचे दिए गए कूट सही उत्तर, मतलब कुल मिला के ये स्टेटमेंट दिया गया, इनमें से बताने कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो मैं सीधा आंसर बता देता हूँ। इसमें दो स्टेटमेंट सही हैं, जो कि पहला और दूसरा है कि यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है, संविधान के भाग 3 में सूचित है। क्वेश्चन नंबर 25 की समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों, यानी कि किन आर्टिकल्स में दिया गया है? तो ऑब्वियसली बात है, इसका ऑप्शन सी, 14 से लेके 18 तक। सीधा ये वाले क्वेश्चन उड़ाने होते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता व सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? आर्टिकल 14, 15, 16, 17। तो इसका आंसर क्या है? ए, यानी कि आर्टिकल 14। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 व 15, आर्टिकल 14, 15, 16 या आर्टिकल 14 और 16। तो 27 का जो आंसर है वो है सी, यानी कि आर्टिकल 14, 15, 16, जो वो है समाजवाद, सोशलिज्म, ये सारी चीजें है ना, उनसे एकदम आपको चीजें अच्छे से पता चल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विधि के सामने समानता का अधिकार है, नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। तो इसका आंसर क्या है? ए, ये एक नागरिक अधिकार है, यानी कि पीपल्स राइट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? आर्टिकल 17, सीधा, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 30, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? यानी कि सीधा सीधा आर्टिकल कौन सा पूछ रहा है? 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 31, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, यानी कि इक्वालिटी का जो अधिकार है वो भारतीयों के लिए क्या एक गारंटी देता है? धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, उपयुक्त सभी। ऑब्वियसली बात है, ये तीनों चीजें करता है ना, चाहे वो रिलीजन इक्वालिटी हो, इकोनॉमिक इक्वालिटी, या सामाजिक सोसाइटी लेवल पर इक्वालिटी हो। क्वेश्चन नंबर 32 की संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? आर्टिकल 18, जुबान पे सीधा रटा होना चाहिए। ये रिलेटेड टू टाइटल्स है ना, ये वाला जो है। तो 95 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है?
सिविल अधिकार अधिनियम, नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, नागरिक संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो 33 का है डी, यानी कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 34 है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद यानी कि भारत का आर्टिकल 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? धर्म के स्वतंत्र एकाधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, समता का अधिकार। तो 34 का आंसर है डी, यानी कि समता का अधिकार। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विभिन्न वर्ग में आता है? आर्टिकल 14, 15, 16, 19। तो 35 का जो आंसर है वो है क्या? 35 का डी, यानी कि आर्टिकल 19। भारतीय संविधान में किस में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द या संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर, यानी कि जो सेक्शन ए है उसको आर्टिकल 14 ए के साथ मिलाकर पढ़ना है, या ए को संविधान के आर्टिकल 16 के साथ मिलाकर पढ़ना है, या ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना है। तो 36 का जो आंसर है वो है डी, यानी कि ये सारे सबको एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो तभी तो आएगा ना हमारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मूल अधिकार, यानी कि 14 के जितने भी ये सेक्शन है और 16 है। चेन्नई राज्य वर्सेस चंपारण दोराई राजन जो मुकदमे में भारतीय, यानी कि ये जो चेन्नई स्टेट वर्सेस चंपारण दोराई राजन जो ये केस हुआ था, इसमें भारतीय मतलब इंडियन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिणाम स्वरूप, यानी कि जो उनका जजमेंट आया था, से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया, यानी कि किस किस फंडामेंटल राइट को संशोधित करा गया? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के लिए विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो 37 का आंसर भी है, यानी कि क्या? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। भारत के समाचार पत्रों का स्वतंत्र, यार ये तो सीधा एकदम टिप्स पे पता होना चाहिए ना। आर्टिकल 19 1 ए, आर्टिकल 19 के सेक्शन 1 के ए में है ना, राइट टू क्या? फ्रीडम ऑफ प्रेस। 39, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता किंतु यह आजादी अंतर्निहित है अनुच्छेद, यानी कि वही ये राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस पूछा है तो कौन सा आर्टिकल है? अभी तो जस्ट बताया ही है, क्या? आर्टिकल 19 1 ए में है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रतिभूत हैं? यानी कि राइट टू फ्रीडम के अंदर आर्टिकल 19 के अंदर कितने राइट्स आते हैं? तो इसका ऑप्शन तो आपको सीधा ही पता होना चाहिए, 6 आते हैं ना। राइट टू प्रॉपर्टी भी आता था लेकिन वो हटा के कहाँ डाल दिया? आर्टिकल 300 में डाल दिया, जो कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए नेक्स्ट। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अरे यार ये बार बार क्वेश्चन रिपीटेशन, कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिवीजन हो रहा है, जितनी बार पढ़ोगे उतना रिवीजन होगा, उतने ज्यादा एक्यूरेसी आएगी, उतने आंसर गलत होने की जो चांसेस है वो कम होंगे। तो आर्टिकल 19 से 22 तक। आर्टिकल 19 में जो बताया गया स्वतंत्रताएं, वो हमको किस चीज से प्राप्त होती है? यानी कि भारत के निवासियों को, यानी कि किसको आर्टिकल 19 मिला हुआ है? भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, केवल भारतीय नागरिकों को, या उपयुक्त सभी को? यानी 42 वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर सीधा सीधा क्या होगा? सी होगा, यानी कि केवल भारतीय नागरिकों को आर्टिकल 19 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 21 जो है वो इनमें से क्या है? क्या देता है आपको, क्या प्रदान करता है? केवल कार्य पर मतलब किसके विरुद्ध आपको संरक्षण देता है, यानी कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है? केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, केवल विधायिका के विरुद्ध, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों के विरुद्ध। तो जो 43 है इसका आंसर है क्या? डी, यानी कि कार्यपालिका तथा विधायिका विधायिका दोनों के विरुद्ध ये हमको प्राप्त करता है। कार्यपालिका ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव हो गया ना।
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता, यार ऑब्वियसली बात है आर्टिकल 19 सीधा सीधा आंसर है इसका, तो हम क्यों इसमें इतना टाइम लगाए। निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? हथियार सही सभा करने की स्वतंत्रता, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, विदेश में घूमने की स्वतंत्रता। तो इसका तो सीधा आंसर पता है भाई, जो हम स्पीच देते हैं या विचार उसको व्यक्त करने की, यानी कि फ्रीडम है हमारे पास। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है, यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस कौन से आर्टिकल मतलब किसके अंदर आती है? नियमों के समान संरक्षण, भाषण स्वतंत्र, ये संघ निर्माण की स्वतंत्रता, कार्य और सामग्री सुरक्षा। 46 का है बी, यानी कि भाषण स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी को स्पीच दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा इनमें से फंडामेंटल राइट नहीं है? बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार या धर्म का अधिकार। तो 47 का जो आंसर है वो है सी, यानी कि हड़ताल, यानी कि राइट टू स्ट्राइक एक फंडामेंटल राइट नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल 14, 19, 21 इनमें से कोई नहीं। तो 48 का जो आंसर है वो है सी 21। इनमें से वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए, यानी कि जो स्टेटमेंट है इनमें से बताना है कौन से सही है। और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है 1996 का। तो मैं जो सही स्टेटमेंट है वही आपको बता देता हूँ कि इनमें सिर्फ दो सही है कि इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। सॉरी, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो ये दो ही ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर है वो है डी, यानी कि 1, 2 एंड 3, यानी कि ये तीनों। तो इसके हमारे 50 क्वेश्चन हो गए। पीछे वाले के हमने कितने कर लिए थे? 26, यानी कि हमारे 76 क्वेश्चन अभी तक हुए हैं। बाकी और आगे भी करेंगे। एक बार आवाज चेक कर लेता हूँ, इफ अगर आपको आ रही है तो। आवाज आ रही है ना मेरी, मतलब ऑडिबल हूं ना मैं? एक बार कंफर्म कर देना यार। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस। अगर स्पीड तेज हो ना तो बता देना। देखो ये छोटी मोटी चीजों में इस स्पीड अपने आप बन जाती है, बट हाँ अगर जहाँ कहीं पे अच्छा सा क्वेश्चन आए तो वहां हम खुद कम हो जाते हैं। और ऑप्शन की जरूरत पड़े तो ऑप्शन की भी बता देना, बट मैं चाहूंगा कि इन जैसे क्वेश्चनों में ज्यादा ऑप्शन की जरूरत ना पड़े। जहाँ ऑप्शन की जरूरत है वहां पे मैं खुद ही बता देता हूँ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय 51 क्वेश्चन नंबर। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसके लिए हमें स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट कुछ भी बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन यानी कि ये है कि राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में ब्राह्मण की स्वतंत्रता, इनमें से कोई नहीं। तो 51 का जो आंसर है आपके वो क्या है? वो है आपका ए ऑप्शन, यानी कि भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, यानी कि कोई आपको बोलने से नहीं रोक सकता है। अगर आप अभी वीसी पे हैं और आप कुछ भी बोले तो मैं रोक थोड़ी सकता हूँ, है क्या नहीं? लेकिन आप बोलेंगे सर आप तो म्यूट कर देंगे, तो आप तो हमारा आर्टिकल को वो कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं। तो क्या सही में मैं आपके आर्टिकल का हनन कर रहा हूँ? अच्छा चलो बताओ, इफ अगर आप लोग अभी वॉइस चैट में बोल रहे हैं और मैं आप लोगों का माइक म्यूट कर दूं, तो क्या मैं आपका राइट टू फ्रीडम जो है बोलने का, उस अधिकार का हनन कर रहा हूं? यस या नो टाइप कर दो, चलो इसका मैं बाद में हमसे बताऊंगा। चलो एक बार देखते हैं, आप में से कोई बोले और मैं आपका माइक म्यूट कर दूं।
ठीक है, चलिए देना इसका आंसर। और जो यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में देना। संविधान के किन अनुच्छेदों में यानी कि किन आर्टिकल में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? यार ये तो एकदम सीधा सीधा एकदम टिप्स पे पता है हमको। क्या है? आर्टिकल 23 और 24, यानी कि 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग, 24 चाइल्ड लेबर। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित आर्टिकल जस्ट अभी बच्चों के शोषण से संबंधित जो आर्टिकल है वो कौन सा है? 24 अभी बताया ना, 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग, 24 चाइल्ड। 54 क्वेश्चन नंबर कि भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिशोध किया गया है? तो 54 का जो आंसर है वो है ए, यानी कि 14 इयर्स की एज। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष की ना हो। सीधा आंसर बता दिया 55 का। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कर, अरे कुल मिलाकर आपको पुलिस ले जाए तो कितने घंटे के अंदर आपको उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है? 24 आवर्स। और इन 24 आवर्स में कोई भी हॉलीडे काउंट नहीं होता है, ना ही आपका ट्रैवलिंग टाइम काउंट होता है। ये सिर्फ वो टाइम है जिस टाइम तक आप वहां उस पुलिस स्टेशन में कस्टडी में है। 14 ईयर से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चों पटाखे बनाने वाली कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो ऑब्वियसली बात है, कौन से का होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एक दंड नहीं दिया जा सकता? मतलब कुल मिला के आपने अगर मर्डर कर दिया तो आपको 2 बार थोड़ी जेल होगी, यानी कि डबल जियोपार्डेस बोलते हैं इंग्लिश में। तो किसमें है कि आपको एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती है? आर्टिकल 20। भारतीय संविधान को ये अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो 59 का ऑप्शन क्या होगा? इसमें डी है, यानी कि तीनों सही है और तीनों स्टेटमेंट मैं बताता हूँ। गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, यानी कि ये जो जोगिंदर कुमार केस आया था उसमें बताया था ना कि कारण बताने का कि आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। सेकंड, ये सही है सेकंड ऑप्शन। अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार है। एग्जैक्टली ये आपके पास अधिकार है। सी, यानी कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। तो यानी कि तीनों राइट्स आपके पास हैं। क्वेश्चन नंबर 60, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? यानी कि आपको रिलीजन फ्रीडम, फ्रीडम टू रिलीजन कौन से आर्टिकल से कौन से तक है? तो आर्टिकल 25 से 30 तक। 61, भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 25 का संबंध किस चीज से है? 25 का जो संबंध है वो है धर्म की स्वतंत्रता से। राइट टू ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऐसे डाल लो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। स्टेटमेंट दिए गए हैं, धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण रखने का अधिकार, राज्य का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक न्याय निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो 62 का आंसर क्या है? ए, 1, 2 एंड 3 तीनों सही हैं। लेकिन आपसे कोई भी जबरदस्ती आपका धर्म परिवर्तन नहीं करा जा सकता है। आप मतलब मैं किसी को मोक तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग जैसे बाहर रह के पढ़ाई कर रहे होंगे एक लोगों से तो काफी परेशान होंगे। मैं तो भाई साहब एक बार बहुत परेशान हो गया था। मैं साउथ दिल्ली रहता था जब मैं कोचिंग कर रहा था। हर मैं कभी भी पार्क वगैरह घूमने चले जाऊं, देखो अगर कोई क्रिश्चियन है तो उससे अगर मैं किसी को ऐसा टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट वो लोग वहां घूमते रहते थे क्योंकि वो ऐसी जगह ज्यादा घूमते थे जहाँ पे स्टूडेंट वगैरह ये सब मिले हैं। और वो जबरदस्ती आपको मतलब ऐसे कन्वर्ट नहीं करा रहे हैं, बट वो जबरदस्ती आपको बैठाएंगे, आपको चीजें समझाएंगे। आप भले से कितने कोशिश करो उनसे बचने की, लेकिन अगर आप एक बार टारगेट बन गए तो 2 से 3 घंटे तक आपको वो बताते रहेंगे, लेक्चर देते रहेंगे। इनफैक्ट एक दो बार और मुझे इधर ओल्ड राजेंद्र नगर साइड या सीपी साइड दिल्ली में और ऐसे ही मेरे को मिल गए थे। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो 63 का आंसर है बी, यानी कि आर्टिकल 25। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों पर आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था, यानी कि किन चीजों का हम एक वो देके, यानी कि रीजन देके आपके मतलब धार्मिक अधिकारों पे एक रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। तो ऑब्वियसली बात है 64 का तीनों होगा, तीनों यानी कि आपके हेल्थ, सोशल और लोक व्यवस्था वगैरह, यानी कि पब्लिक ऑर्डर, इन सब पे लगाया जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था या शायद यूपीएससी में भी पूछा गया है, मेरे को एक्जेक्टली ईयर ध्यान नहीं आ रहा है, 2010 के आसपास कहीं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा, ये क्वेश्चन कल भी पढ़ा है हमने, मतलब कुल मिला के जो माइनॉरिटी है वो अपनी ट्रेडिशन को बचा सकते हैं और प्लस अपने पसंद का एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसका जो संचलन है यानी कि उसको चलाएंगे भी अपने अनुसार। तो कौन सा आर्टिकल है 65 क्वेश्चन का? बी, यानी कि आर्टिकल 29 और 30। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण, यार जस्ट अभी पढ़ा है कि नहीं? सीधा रिपीटेटिव मोड, आर्टिकल 30। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो यानी कि 67 का आर्टिकल है। 67 क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, आर्टिकल 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? आर्टिकल 30, आर्टिकल 31, आर्टिकल 32, आर्टिकल 35। तो 68 क्वेश्चन का आंसर है सी, आर्टिकल 32। निम्नलिखित अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा की संज्ञा दिया? ऑब्वियसली बात है आर्टिकल 32 को दिए ना, वही तो है जो कि आपकी एक आत्मा है पूरी तरीके से। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, रेड ज्यूरिसडिक्शन वगैरह, संवैधानिक उपचारों संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो यानी कि आर्टिकल 32 का यूज आप किस समय नहीं कर सकते हैं? एक तो इमरजेंसी वाली सिचुएशन के दौरान, या सेना के सदस्य के संबंध में इफ आप आर्मी में हैं या किसी भी फोर्स में हैं, या जब आप सैनिक विधि लागू हो, यानी कि जहां पे मार्शल लॉ अप्लाइड हो वहां। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है डिक्री, अध्यादेश, समादेश, यानी कि समादेश का मतलब होता है इंग्लिश में रिट, अधिसूचना। 72 का है सी, यानी कि रिट जारी की जा सकती है अगर आपको अपने फंडामेंटल राइट्स को लागू कराना है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? मेंडामस, क्यू वारंटो, हैवियस कॉर्पस, सर्टियोररी करके। तो 73 का जो आंसर है वो क्या है? सी, यानी कि हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस रिट ये किस लिए, यानी कि जस्ट लाइक जैसे मान लीजिए कि मेरे को जेल हो जाती है, जेल क्या, मैं कोई एक ऐसा अपराध कर देता हूँ, अपराध ही नहीं करता हूँ, मेरे को पुलिस आती है, पुलिस पकड़ के ले जाती है, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं और ना ही मैंने कुछ अपराध करा है ये सब करके, तो मेरी तरफ से आप भी मेरे लिए हैबियस कॉर्पस ला सकते हैं। मतलब जस्ट लाइक जैसे मेरी फैमिली मेंबर हैं, मेरी सिस्टर, मेरे फादर या मदर, तो वो हैबियस कॉर्पस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि हाँ उसके अधिकार का हनन हुआ, हमको पता है उसने कुछ ऐसा जबकि करा नहीं है, इस तरीके से। तो वही एक केस भी आया था, ये शायद मैं जब प्रीवियस इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था तो यूट्यूब पे मैंने वो वीडियो भी अपलोड करी थी, मेरे को ध्यान आ रहा है कि एक हस्बैंड था, मतलब दो मैरिड कपल, एक मैरिड कपल था, हस्बैंड वाइफ। तो उनका हस्बैंड जो थे वो सऊदी अरब में रहते थे, सऊदी अरब में रहते थे तो काफी, और जो उनकी जो वाइफ थी वो अपने मायके चली गई थी। अब उनका हस्बैंड सऊदी अरब में, उनकी वाइफ जो ससुराल में न रह के अपने मायके चली गई, और उनके जो ससुर हैं उन्होंने जाके हाई कोर्ट में एक हैबियस कॉर्पस लगाया
लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने, आई थिंक दिल्ली हाई कोर्ट का ही है ये, दिल्ली हाई कोर्ट ने उस हैबियस कॉर्पस को निरस्त कर दिया कि यू आर नॉट द एलिजिबल पर्सन फॉर हैबियस कॉर्पस। चलो ठीक है, और डिटेल में बता दे इसको। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? हैबियस कॉर्पस, सर्टियोररी प्रोहिबिशन, मैंडामस। तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित तो एक ही है, हैबियस कॉर्पस। विभिन्न प्रकार के समादेश यानी कि रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्न में से किस न्यायालय को प्राप्त है? राज्य के उच्च न्यायालयों को, जिला न्यायालयों को, उपयुक्त दोनों को, उपयुक्त में से किसी को नहीं। तो 75 का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? ए, यानी कि राज्य के उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त उसी को प्राप्त है। तो रिट ज्यूरिस्डिक्शन जो बड़ी होती है किसकी होती है? हाई कोर्ट की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट वगैरह करता है या उनका संरक्षण करता है। हाई कोर्ट लीगल राइट्स का भी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो ऑब्वियसली बात है, जितने भी ऑप्शन में सारी दे रखे हैं सारी कर सकता है, चाहे वो मैंडामस, सर्टियोररी, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन हो, कोई सी भी हो, सबके लिए करेगा। हैबियस कॉर्पस क्या है? एक तरीके से याचिका केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है, केवल हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है, निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। तो 77 का है डी, निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। 78 निम्नलिखित में से किस स्थिति, अच्छा ये बताओ, ये जो मैंने अभी आपको केस बताया था वो जो ससुर था उसकी हैबियस कॉर्पस को क्यों डिक्लाइन करा गया होगा हाई कोर्ट के द्वारा? वो तो उनके बेटे की बहू थी जबकि, और उनकी हैबियस कॉर्पस को भी डिक्लाइन कर दिया था। मैं वो वीडियो शेयर कर दूंगा आपको, लेकिन सोचो उसकी क्यों करा गया होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस जारी किया जा सकता है? संपत्ति की हानि, अतिरिक्त घर की वापसी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। 78 का सी ऑप्शन है, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत पपरमादेश निम्न में से कौन है? हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टियोररी या क्यू वारंटो। तो 79 का आंसर क्या है? ए, हैबियस कॉर्पस। लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर, निम्नलिखित में से किस याचिका रिट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, क्यू वारंटो, सर्टियोररी। तो 80 वाले का आंसर है बी, यानी कि मैंडामस। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो एक बार में सारी चीजें याद नहीं रखनी है, इस वीडियो को एटलीस्ट 2 से 3 बार देखना पड़ेगा, तब जाके चीजें आपको रिकॉल होंगी। ऐसा नहीं कि एक ही बार में सारी चीजें ध्यान रह जाती हैं। फैक्ट वाली चीजें थोड़ा सा टाइम लेती हैं, रिटर्न मतलब एक तरीके से ये कि आपको रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. Stay tuned with me for upcoming videos. Thank you so much.